26 अगस्त 1978 देश की राजधानी दिल्ली की एक शाम जो चोपड़ा परिवार के लिए नॉर्मल थी, पर कुछ ही पलों में एक खौफनाक शाम में बदल गई, जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की, और उन दो दरिंदों की जिन्हें ये दुनिया रंगा और बिल्ला के नाम से जानती है। मदन मोहन चोपड़ा, जो इंडियन नेवी में कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। कैप्टन मदन मोहन अपनी वाइफ और दो बच्चे गीता और संजय के साथ धोलकुआं, न्यू दिल्ली में रहते थे। गीता चोपड़ा, जिसकी उम्र 16.5 साल थी और वह जीसस मैरिज कॉलेज में बैचलर्स की पढ़ाई कर रही थी। गीता शुरू से ही काफी कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड लड़की थी, और वह भी अपने पिता की तरह देश के लिए कुछ करना चाहती थी। वहीं संजय की उम्र 14 साल थी, जो कि मॉडर्न स्कूल में क्लास 10th में पढ़ रहा था। संजय अपनी बहन और पापा को अपना आइडल मानता था। 26 अगस्त 1978 दिन शनिवार, ऑल इंडिया रेडियो पर युववाणी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के द्वारा युवाओं को एक मंच प्रदान किया जाता था, जिसके द्वारा वो अपने विचार समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। इस प्रोग्राम में संजय और गीता ने भी पार्टिसिपेट किया था, और उनका प्रोग्राम रात 8 बजे लाइव होना था। इसके लिए उन्हें शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस पहुंचना था, जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में ही था, जिसकी दूरी लगभग उनके घर से 10 से 15 किलोमीटर थी। शाम 6:15 गीता और संजय प्रोग्राम के लिए घर से निकलते हैं। इसी दौरान उनके पिता ने कहा कि वो शाम को 8:45 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो के गेट पर उन्हें मिलेंगे। शाम 8 बजे मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी अपने बच्चों को सुनने के लिए रेडियो चलाते हैं, पर वो आवाज गीता और संजय की नहीं थी। मदन जी को लगता है शायद किसी वजह से बच्चे परफॉर्म ना कर पाए हों। ये सब कुछ अभी चोपड़ा परिवार के लिए नॉर्मल था, और उन्हें अभी तक कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लग रहा था। मदन जी अपने कहे अनुसार 8:45 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो के गेट पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब बच्चे नहीं आते, तो वो ऑल इंडिया रेडियो में जाकर पूछताछ करते हैं। Then he got a shocking news कि बच्चे तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। यह सुनकर मदन जी काफी घबरा जाते हैं, और ये सोचते हुए काफी हड़बड़ी में अपने घर फोन मिलाते हैं। उनकी पत्नी फोन उठाती है और कहती है कि बच्चे तो यहाँ आए ही नहीं। और वो अपने कई नजदीकी रिश्तेदारों को फोन मिलाते हैं, पर सभी जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद मदन जी पास ही के वेलिंगटन हॉस्पिटल, जिसे आज के टाइम में RML हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है, वहां जाकर पूछताछ करते हैं कि कहीं बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अब समय हो चुका था रात के 10:15, और अब मदन जी सभी जगह से निराश होकर पुलिस कंट्रोल में दोनों बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट देते हैं, और सेम रिपोर्ट धोलकुआं पुलिस स्टेशन में भी देते हैं। फर्स्ट विटनेस भगवान दास। शाम 6:30 भगवान दास रोजमर्रा की तरह अपने स्कूटर से बंगला साहिब से होते हुए घर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने गोले डाक खाना के पास एक मस्टर्ड फिएट कलर कार HRK 1930 देखी, जिसमें से उन्हें कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब पास जाकर वो देखते हैं तो उनमें 2 बच्चे और 2 संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं। लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही थी, जो कि पीछे की सीट पर बैठी थी। वहीं लड़का जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। जैसे ही आसपास के लोग गाड़ी के पास मदद के लिए पहुंचते हैं, गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में RML हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। शाम 6:44 भगवान दास पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को देते हैं। सेकंड विटनेस इंद्रजीत सिंह। शाम 6:55 इंद्रजीत सिंह रोजमर्रा की तरह
अपने स्कूटर से बाबा खड़क सिंह मार्ग से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने सेम मस्टर्ड कलर कार देखी। कार के अंदर ड्राइवर की साइड में बैठा लड़का, जिसके हाथ से लगातार खून बह रहा था, वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। जैसे ही इंद्रजीत सिंह ने ये सब देखा, उन्होंने कार का पीछा किया, पर जैसे ही वो रेड लाइट पर पहुंचे तो कार की स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर देती है और इंद्रजीत सिंह वहीं फंस जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम की सूचना इंद्रजीत सिंह राजेंद्र नगर पुलिस थाने में सूचित करते हैं। थर्ड विटनेस डॉक्टर एम एस नंदा। शाम 6:20। डॉक्टर एम एस नंदा रोजमर्रा की तरह अपने ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो धोलकवा रेड लाइट पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, रेड लाइट पर खड़े थे। वो अपने हाथों का इशारा कर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर एम एस नंदा उनके नजदीक जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चों आपको कहाँ जाना है, तो कहते हैं कि हमें ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस जाना है। डॉक्टर एम एस नंदा ने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा। बच्चे भी खुशी खुशी एम एस नंदा की गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर चलती है और जीसस मैरिज कॉलेज गोले डाक खाने के पास पहुंचती है तो दोनों बच्चे डॉक्टर नंदा से कहते हैं कि आप हमें यहीं उतार दीजिए, यहां से हम ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस चले जाएंगे। 26 अगस्त 1978 रात के 11 बजे 2 लोग विनोद और हरभजन सिंह आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचते हैं वेस्पा स्कूटर से। विनोद के सर पर एक गहरी चोट लगी थी। यह चीज देखकर हॉस्पिटल का गार्ड पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स विनोद को स्टिचेस लगाते हैं और एडमिट होने के लिए कहते हैं। विनोद और हरभजन एडमिट होने से मना कर देते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और अपनी पूछताछ चालू करती है। विनोद और हरभजन बताते हैं कि वो करीबन 9:30 के करीब बंगला साहिब के आसपास घूम रहे थे। तभी कुछ चोर आते हैं और उसकी घड़ी चुराते हैं और उसके सिर पर एक धारदार हथियार से वार कर देते हैं। जब पुलिस विनोद और हरभजन सिंह को रात के करीब 1:45 पर पुलिस थाने ले चलने के लिए कहती है तो विनोद हरभजन सिंह मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो कल सुबह आ जाएंगे। पुलिस विनोद और हरभजन सिंह का आवास एड्रेस लेते हैं। जब अगले दिन विनोद और हरभजन अपने दिए हुए समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो पुलिस दिए गए एड्रेस पर जाकर जांच पड़ताल करती है। वहां जाकर उन्हें पता चला कि दिए गए एड्रेस पर ऐसे कोई लोग रहते ही नहीं। ना वहां पर विनोद था और ना ही हरभजन। बाद में आरटीओ से पूछताछ से पता चला कि वो वेस्पा स्कूटर भी चोरी का था। 28 अगस्त 1978 घटना से 2 दिन बाद धनीराम एक चरवाहा जो कि करीबन शाम 6 बजे अपर रिज जंगल में अपनी गाय चरा रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों में 2 लाशें दिखाई देती है। उन लाशों को देखने के बाद जब रात को लगभग 2:15 के आसपास हेड कांस्टेबल रोहतास यादव अपर रिज जंगल में पेट्रोलिंग करने आते हैं तो धनीराम उनको यह सूचना देते हैं। यह सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहतास सिंह यादव इस सूचना को पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचाते हैं। दिल्ली कंटेनमेंट पुलिस स्टेशन से कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचकर डेड बॉडीज को कलेक्ट करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की शुरुआत करते हैं। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था ताकि वो आकर बॉडीज पहचान सके। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये दोनों गीता और संजय ही थे। इसके बाद बॉडीज 4:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई।
दोनों की मौत किसी धारदार हथियार से की गई है, जैसे कृपाण या तलवार। दोनों की बॉडीज पर 50 से 60 वार मौजूद हैं। दोनों की मौत हुए 54 से 60 घंटे बीत चुके थे। दोनों की डेथ में टाइम डिफरेंस 5 to 6 आवर है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ड्यू टू बॉडी इज इन डिकम्पोजिशन स्टेट। 31 अगस्त 1978 सुबह 7 बजे पुलिस को मस्टर्ड कलर फिएट कार DHD 7034 मजलिस पार्क में होने की सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस कार को सील करती है। कुछ ही समय में फोरेंसिक टीम भी पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। डॉक्टर GD गुप्ता, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। Forensic team find these things from the mustard colored Fiat car. 3 से 4 नंबर प्लेट जो कि वाइट पेंटेड थी। सेकंड, गाड़ी में हर जगह से फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए जाते हैं। थर्ड, गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बाल मिलते हैं और पिछली सीट पर भी बाल मिलते हैं। गाड़ी में अलग अलग जगह पर खून के धब्बे लगे हुए थे। गाड़ी की फुट मैट्स पर मिट्टी से पैरों के निशान बने हुए थे। फोरेंसिक टीम ये सभी चीजें कलेक्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में जमा करती है। 8 सितंबर 1978 लांस नायक गुरतेज सिंह अपनी मिलिट्री टीम के साथ कालका मेल ट्रेन से आगरा होते हुए मद्रास जा रहे थे। तभी आगरा पहुंचने से पहले 2 लोग उसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं और अपनी बंदूक दिखाते हैं। तभी लांस नायक और उनके कुछ साथी उन 2 लोगों को दबोच लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। तभी लांस नायक की नज़र अखबार में 2 फोटोज पर जाती है जो हूबहू वही 2 थे, और ये थे रंगा और बिल्ला, जिनके नाम बम्बई में कई मर्डर, चोरी, किडनैपिंग के केस दर्ज थे। 9 सितंबर 1978 कालका मेल ट्रेन सुबह 3:30 पर दिल्ली पहुंचती है और लांस नायक उन दोनों को दिल्ली कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में सौंप देते हैं। पुलिस के अनुसार उनके पास एक थैला था जिसके अंदर खून से सने कपड़े और एक कृपाण थी और बिल्ला के सिर पर एक गहरी चोट भी थी। ये सभी सबूत कहीं ना कहीं रंगा और बिल्ला को गीता और संजय के मृत्यु के कारण के और नजदीक ले जा रहे थे। दस सितंबर 1978 बिल्ला को RML हॉस्पिटल लाया जाता है उसकी चोट के एक्सरे के लिए। डॉक्टर विनोद अग्रवाल बताते हैं कि बिल्ला और विनोद की चोट का एक्सरे कंप्लीटली मैच कर रहा है। वहीं दूसरी चीज, बिल्ला और विनोद के सिग्नेचर भी कंप्लीटली मैच कर रहे हैं। 12 सितंबर 1978 रंगा और बिल्ला को जज मिस्टर P के धम के सामने फिंगरप्रिंट, सैंपल्स ऑफ हेयर एंड सलाइवा के सैंपल्स के लिए पेश किया जाता है और ये सैंपल्स फोरेंसिक टीम को भेज दिए जाते हैं। नाउ फोरेंसिक टीम मेक एन स्टेटमेंट। गाड़ी से जो बाल और ब्लड स्टेन मिले थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रंगा बिल्ला और डेड बॉडी से मैच कर रहे थे। सेकंड, जो ब्लड स्टेन्स रंगा बिल्ला के कपड़ों से मिले थे वो पूरे कंप्लीटली गीता और संजय से मैच कर रहे थे। ये सबूत काफी थे ये सिद्ध करने के लिए कि यही वो दरिंदे हैं जिन्होंने उन 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। अब समय ये जानने का था कि इन दोनों ने इस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया। 26 अगस्त 1978 मैं और बिल्ला गोले डाक खाने के आसपास अपने शिकार की फिराक में घूम रहे थे। तभी हमें वहां पर एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं जो कि लिफ्ट के लिए हाथ दे रहे थे। जब हम उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आपको कहां जाना है तो हमें इंग्लिश में जवाब देते हैं कि हम ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस जाना चाहते हैं। ये सुनते ही हम उन्हें अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में बैठते ही बिल्ला गाड़ी लॉक कर देता है।
गाड़ी लॉक होते ही हम उन दोनों के साथ बदतमीजी चालू कर देते हैं। लड़की जो पीछे की सीट पर बैठी थी वो बिल्ला के बाल खींचने लगती है। वहीं लड़का पास में रखी बिल्ला की कृपाण को बिल्ला के मारना चाहता है। इसी दौरान बिल्ला और संजय में हाथापाई हो जाती है और संजय के हाथ पर कई चोटें आ जाती हैं। इसी दौरान दो लोगों ने हमारा पीछा किया, इसलिए हमने कार की स्पीड को बढ़ाकर बुद्धा गार्डन की पार्किंग की ओर ले गए। वह एक सुनसान पार्किंग थी। मैंने वहां पर गाड़ी की नंबर प्लेट बदली और बिल्ला लड़के के लिए आइसक्रीम लाया। इन सभी चीजों के दौरान मैंने बिल्ला को कहा कि बच्चों को छोड़ देते हैं। बिल्ला ने कहा, कैप्टन के बच्चे हैं, जिंदा सांप हैं, इन्हें मारना ही होगा। अब गाड़ी का नंबर था DHI 280। बच्चे चिल्लाते रहे और बार बार कहते रहे कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पर इन दरिंदों को जरा भी तरस नहीं आया। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, बिल्ला ने गाड़ी को एयरपोर्ट की ओर मोड़ लिया। बिल्ला ने रास्ते से ही गाड़ी वापस मोड़ ली और कच्छ रोड पर आकर रोकी। वहां पर आकर बिल्ला ने लड़की से कहा कि तुम रोड पर जाकर किसी गाड़ी को रोको लिफ्ट के लिए, हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। इसी दौरान मैंने लड़के को गाड़ी से बाहर निकाला और सड़क पर कमर के बल लेटने के लिए कहा। इतने में ही बिल्ला ने मेरे हाथ में 3 फीट लंबी तलवार लाकर रख दी और कहा, मार दे। तलवार देखते ही संजय बोला, मत मारो, मत मारो, क्यों मारते हो। इतना कहते ही बिल्ला ने मेरे हाथ से तलवार ली और संजय पर लगातार 8 से 10 मिनट तक वार किए। लगभग 50 से 60 वार। फिर मैंने लड़के की लाश को खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया और जब मैं ये सब काम करके गाड़ी के पास पहुंचा, बिल्ला फिर मैंने भी किया। जब बिल्ला दोबारा करने गया तो लड़की ने पास रखी कृपान बिल्ला के सिर पर मारी, पर जिस तरफ से कृपान लगी वो धार वाली साइड नहीं थी। इसके बाद मैं लड़की को गाड़ी से बाहर लाया, ये कहकर कि चलो तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलता हूं। जैसी लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ जाती है, बिल्ला पीछे से आता है और उसकी गर्दन पर बड़ी जोर से तलवार से हमला करता है और लगभग 20 से 25 वार गीता के ऊपर किए जाते हैं। गीता यहीं पर अपना दम तोड़ देती है और उसके बाद गीता की बॉडी को भी उसके भाई के पास झाड़ियों में छुपा देते हैं। इसके बाद हम पास ही के एक पेट्रोल पंप पर गए, जहां पर अपने गाड़ी को बाहर से धुलवाया जिससे उसके खून के धब्बे हट सके। फिर वहां से हम मंजलिस पार्क गए, जहां हमने एक गार्डन में गाड़ी को छोड़ दिया और वहां से एक वेस्पा स्कूटर चुराया। उसके बाद हम RML हॉस्पिटल गए, विनोद और हरभजन सिंह बनकर। हम जहां जहां रहे हमने हमेशा एक गलत आइडेंटिटी का ही यूज किया। नाउ बिल्लाज कन्फेशन। बिल्ला का बयान भी हूबहू रंगा की ही तरह था, बस जहां जहां बिल्ला का नाम था वहां रंगा का आ गया और जहां रंगा का नाम था वहां पर बिल्ला का आ गया। कुछ समय बाद हाई कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई, पर अगले 4 साल रंगा और बिल्ला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के यहां पर पिटीशन दायर की, पर हर जगह से उन्हें रिजेक्शन ही मिला। 31 जनवरी 1982 सुबह 5 बजे रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई। यह एक हत्या नहीं थी, यह पुलिस की लापरवाही, क्रूर मानसिकता और इंसानी हैवानियत की कहानी थी। आशा करता हूं कि आज के केस से आपको
बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। अगर आपको आज का केस अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर बताएं, उससे मुझे अगली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।